Good morning, student. Today we'll start chapter number 10 रेस्पिरेशन इन ऑर्गेनिजम्स। तो इस चैप्टर में स्टूडेंट हमें रेस्पिरेशन के प्रोसेस के बारे में पढ़ना है और उसके अंदर एक ब्रीथिंग का प्रोसेस आता है। तो हमें दो प्रोसेस के बारे में इस चैप्टर के अंदर पढ़ना है। तो सबसे पहले पढ़ेंगे कि व्हाट इज़ रेस्पिरेशन एंड व्हाई डू वी रिस्पायर। मतलब हम रेस्पिरेशन का प्रोसेस क्या होता है और हम वो क्यों करते हैं। तो सबसे पहले आप देखिए कि रेस्पिरेशन का डिफाइन है कि द प्रोसेस ऑफ ब्रेकडाउन ऑफ फूड इन द सेल विद द रिलीज ऑफ एनर्जी इज कॉल्ड रेस्पिरेशन या फिर सेल्यूलर रेस्पिरेशन। मतलब कि जिस प्रोसेस से जब हम खाना खाते हैं तो खाना खाने के बाद क्या होता है कि जब उस फूड का ब्रेक डाउन होता है और जब फिर वो सेल के अंदर जाता है और फिर उससे हमें एनर्जी मिलती है, वो होता है रेस्पिरेशन। अब जो सेल्यूलर रेस्पिरेशन वो दो टाइप का होगा, एक होगा एरोबिक रेस्पिरेशन और एक होता है एनएरोबिक रेस्पिरेशन। तो व्हाट इज एरोबिक रेस्पिरेशन? तो याद रखिए, व्हेन ब्रेकडाउन ऑफ ग्लूकोज अकर विद द यूज ऑफ ऑक्सीजन इट इज़ कॉल्ड एरोबिक रेस्पिरेशन। मतलब आपको पता है कि अगर कभी भी फूड का ब्रेकडाउन होता है तो फूड में से हमें क्या मिलता है, तो एनर्जी। और एक्चुअली एनर्जी किस फॉर्म में होता है, तो ग्लूकोज के फॉर्म में। इसलिए कभी भी अगर ब्रेकडाउन ऑफ ग्लूकोज होता है और उसके अंदर ऑक्सीजन का यूज़ किया गया है या फिर इन प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन किया जाता है तो वो होता है एरोबिक रेस्पिरेशन। जैसे कि लिखा है कि फूड कैन ऑल्सो ब्रोकन डाउन विदाउट यूजिंग ऑक्सीजन और दिस इज कॉल्ड एनएरोबिक रेस्पिरेशन। मतलब जिस ब्रेकडाउन में अगर हम ऑक्सीजन का यूज़ नहीं करते उसमें होता है एनएरोबिक रेस्पिरेशन। अब यहाँ पे आपको एक डायग्राम बताया गया है। सबसे पहले प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन का है और दूसरा है एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन का है। तो जो सबसे पहला है वो एरोबिक रेस्पिरेशन का है। इक्वेशन आपको याद कर लेना कि अगर ग्लूकोज को अगर प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन में ब्रेक डाउन किया जाता है तो हमें तीन चीज़ मिलता है, एक CO2 मतलब कार्बन डाइऑक्साइड, एक H2O वाटर एंड एनर्जी रिलीज होती है जिससे हम काम कर सकते हैं। सेम जब ग्लूकोज को अगर हम एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन में करेंगे तो उसमें तीन चीज़ मिलता है, तो एल्कोहल, कार्बन डाइऑक्साइड और तीसरा हमें एनर्जी। मतलब देखिए दोनों फॉर्म में हमें एनर्जी तो मिलती है बट तकलीफ हो जाती है। क्या तकलीफ है तो वो आगे पढ़ेंगे। जैसे कि अगर our muscle cell can also respire anaerobically but only for a short time। मतलब कि जो हमारे जो मसल सेल्स है एक्चुअली वो भी एक एनारोबिक रेस्पिरेशन करते हैं बट लेकिन थोड़े समय के लिए, शॉर्ट टाइम कर लिए। क्योंकि उसका काम क्या है, तो जब ऑक्सीजन की कमी होगी तब वहाँ से वो ऑक्सीजन देगा एनएरोबिक। अब इसका एग्जांपल बहुत सिंपल है कि अगर कभी भी आप हैवी वर्कआउट करते हो या फिर बहुत ज़्यादा देर तक दौड़ते हो तो उसके लिए अगर हमें ज़्यादा देर तक रनिंग करना है या फिर कोई भी एक्सरसाइज करना है तो हमें एनर्जी ज़्यादा चाहिए। तो जब एनर्जी तो हमारे बॉडी में कभी कभी लिमिटेड होता है, तो अब होता क्या है कि जब लिमिटेड ऑक्सीजन का यूज़ कर लिया जाता है तो अब ज़्यादा अगर मुझे एनर्जी चाहिए तो वो मुझे कौन देता है, तो वो देगा मुझे एनएरोबिक रेस्पिरेशन। मतलब जो हमारे मसल सेल्स है वो एक्स्ट्रा एनर्जी देते हैं इन एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन। तो लेकिन याद रखिए जब एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन हमें मिलता है तो उसमें दो चीज़ें मिलती है, एक होता है लैक्टिक एसिड प्रोड्यूस होता है और उस लैक्टिक एसिड के कारण हमें क्रैम्प्स आता है। तो अगर आपने कभी देखा होगा कि अगर आप कभी ज़्यादा कोई वर्कआउट कर लो, ज़्यादा दौड़ लो तो आपके पैर दुखने लग जाते हैं, मतलब क्रैम्प्स आने लग जाता है मसल्स के अंदर। आप कोई भारी चीज़ अचानक से उठा लो तो आपके मसल्स में दर्द करता है। तो वो क्यों होता है, क्योंकि उस समय हमें लैक्टिक एसिड प्रोड्यूस होता है, उस लैक्टिक एसिड के कारण हमें मसल्स क्रैम्प्स आते हैं। और अगर उसको दूर करना मतलब रिलीफ करना हो तो हमें क्या करना पड़ेगा, गर्म पानी से उसको सेकना पड़ता है। तो गर्म पानी से क्यों सेकना पड़ता है, तो जब गर्म पानी से सेकते हैं तो उसमें क्या होता है, जो हमारा ब्लड सर्कुलेशन है वो बहुत फास्ट हो जाता है। और जब ब्लड सर्कुलेशन फास्ट हो जाएगा तो जितना भी ऑक्सीजन की हमें कमी थी वो पूरा का पूरा उसको बढ़ा देगा, मतलब मसल सेल्स के अंदर ऑक्सीजन का अमाउंट बढ़ जाएगा। तो इसी तरीके से आपको याद रखना है कि एरोबिक रेस्पिरेशन क्या होता है और एनएरोबिक रेस्पिरेशन। अब जो नेक्स्ट पॉइंट है स्टूडेंट वो है ब्रीथिंग का, कि व्हाट इज ब्रीथिंग। तो देखिए ब्रीथिंग मीन्स टेकिंग इन एयर रिच इन ऑक्सीजन एंड गिविंग आउट एयर रिच इन कार्बन डाइऑक्साइड विद द हेल्प ऑफ रेस्पिरेटरी ऑर्गन्स। ये ब्रीथिंग का पूरा डिफाइन है। तो ब्रीथिंग का मतलब कि आपको क्या होता है कि ऑक्सीजन गैस को अंदर लेना और कार्बन डाइऑक्साइड गैस को बाहर निकाला, और किसकी हेल्प से, तो जो हमारे रेस्पिरेटरी ऑर्गन्स है। तो हमारे रेस्पिरेटरी ऑर्गन जैसे हमारा लंग्स आएगा, हार्ट आएगा, ये सब हमारे होते हैं रेस्पिरेटरी ऑर्गन्स में। अब देखिए द टेकिंग इन ऑफ ओवर एयर रिच इन ऑक्सीजन इनटू द बॉडी इज कॉल्ड इनहेलेशन। अब यहाँ पे दो टाइप होता है, एक होता है इनहेलेशन और एक होता है एक्सहेलेशन। इनहेलेशन का मतलब होता है ऑक्सीजन गैस को अंदर लेना बॉडी के, और एक्सहेलेशन का मतलब होता है कार्बन डाइऑक्साइड गैस को बाहर रिलीज करना। ना
इट इज़ अ कंटिन्यूस प्रोसेस विच गोज ऑन ऑल द टाइम थ्रू आउट द लाइफ ऑफ एन ऑर्गेनिज्म। आपको पता है कि जो है ब्रीथिंग का प्रोसेस है हमें पूरे अपने लाइफ करना है कंटिन्यू, क्योंकि अगर ब्रीथिंग का प्रोसेस नहीं करेंगे तो हम जिंदा नहीं रह सकते। इस मीन्स अगर हमें जिंदा रहना तो हमें ब्रीथिंग का प्रोसेस करना ही है। नाउ द नंबर ऑफ टाइम्स अ पर्सन ब्रीथिस इन अ मिनट इज टर्म एज ब्रीथिंग रेट। अब कोई भी पर्सन अगर 1 मिनट में कितनी बार इनहेलेशन और एक्सहेलेशन करता है उससे हम लोग ब्रीथिंग रेट कहते हैं। नाउ ड्यूरिंग ब्रीथिंग इनहेलेशन एंड एक्सहेलेशन टेक प्लेस ऑल्टरनेटली। नाउ अ ब्रीथ मीन्स 1 इनहेलेशन प्लस 1 एक्सहेलेशन। अगेन ब्रीथ का एक डिफाइन दे दिया कि ब्रीथ क्या होता है, तो एक इनहेलेशन और एक एक्सहेलेशन को क्या कहा जाता है, ब्रीथ। यहाँ पे आपको एक पूरा एक टेबल दिया गया, अगर आप एक्टिविटी कर सकते हो कि नॉर्मल आपका ब्रीथिंग रेट कितना है जब आप कहीं दौड़ते हो, रनिंग करते हो, वर्कआउट करते हो, तब आप अगर चेक करोगे तो आपका ब्रीथिंग रेट बढ़ जाता है, फिर थोड़ी देर के बाद करोगे तो फिर बढ़ जाएगा। तो ये पूरा एक्टिविटी आप खुद परफॉर्म कर सकते हो। नाउ अब हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन आया कि हाउ डू वी ब्रीथ, मतलब हम ब्रीथ एक्चुअली करते कैसे हैं। तो ये देखिए, तो सबसे पहले हम ये पढ़ना है कि वी टेक इन एयर थ्रू नोस्ट्रिल। सबसे पहले अगर हमें एयर को अंदर लेना है ब्रीथिंग के लिए तो सबसे पहले कहाँ से लेंगे, तो नोस्ट्रिल से लिया जाता है। नाउ व्हेन वी इनहेल एयर, मतलब जब हम इनहेल करते हैं एयर को तो सबसे पहले क्या होता है, वो इट पासिस थ्रू अ नोस्ट्रिल इनटू नसल केविटी, मतलब वो नोस्ट्रिल से होते हुए कहाँ जाएगा, नसल केविटी में। नाउ फ्रॉम नसल केविटी द एयर रीचेस आवर लंग्स थ्रू द विंड पाइप। अब नसल केविटी क्या, नसल केविटी से लेकर लंग्स तक एक विंड पाइप है जो क्या करता है, उस एयर को हमारे लंग्स तक पहुंचाता है। एंड नाउ लंग्स आर प्रेजेंट इन द चेस्ट केविटी। अब लंग्स कहाँ है, तो वो चेस्ट केविटी के अंदर प्रेजेंट है। नाउ दिस केविटी इज सराउंडेड बाय रिब्स ऑन द साइड एंड अ लार्ज मस्कुलर सीट कॉल्ड डायाफ्राम फॉर्म्स द फ्लोर ऑफ चेस्ट केविटी। अगर आपने देखा होगा तो जो हमारा डायफ्राम पूरा है वो डायफ्राम के अंदर हमारा लंग्स होता है। नाउ ब्रीथिंग इन्वॉल्व्स द मूवमेंट ऑफ द डायफ्राम एंड द रिब केज। आपको सब पता है जब आप सांस अंदर लेते हो तो जो हमारा डायफ्राम है थोड़ा चौड़ा हो जाता है, और जब एक्सेलेशन करते हो तो पूरा वापस अपनी प्लेस पे आ जाता है, तो वो एक्सपांसन होता है। नाउ ड्यूरिंग, अब पूरा वापस प्रोसेस को एक बार फिर से पढ़ लेना है कि ड्यूरिंग इनहेलेशन रिब्स मूव्स अप एंड आउटवर्ड्स एंड डायफ्राम मूव्स डाउन। याद रखिए जब इनहेलेशन कर जो हमारा रिब्स है वो पूरा मूव्स अप करता है, बाहर की तरफ जाता है, लेकिन जो डायफ्राम है वो नीचे की तरफ आता है। एंड दिस मूवमेंट increase space in our chest cavity and air rushes into the lungs. Now the lungs get filled with air. Now during exhalation ribs moves down and inward, and while diaphragm moves up to its former position. This reduces of the chest cavity and air is pushed आउट ऑफ द लंग्स। तो ये प्रोसेस आपको इतने याद रखना है कि जब इनहेलेशन करते तो रिब्स हमारा ऊपर की तरफ जाता है और बाहर की तरफ निकलता है और डायफ्राम नीचे आता है। जब डायफ्राम नीचे आएगा तो क्या होगा, जो हमारे चेस्ट कैविटी के अंदर स्पेस क्रिएट होता है, और जब स्पेस क्रिएट होगा तो एयर हमारा अंदर आएगा लंग्स की तरफ, और वैसे ही जब एक्सेलेशन होता है तो रिब्स नीचे आ जाता है, और जब रिब्स नीचे आएगा तो जो डायफ्राम ऊपर की तरफ जाता है, और जब डायफ्राम ऊपर जाएगा तो चेस्ट कैविटी में जगह रिड्यूस हो जाता है और जो एयर है उसको बाहर निकल दिया जाता है, और यही हमारा प्रोसेस चलता रहता है। ना दिस मूवमेंट इन आवर बॉडी कैन बी फेल्ट ईजिली। इसको आप अगर आपको चेक करना, आप खुद भी चेक कर सकते हैं, और यह पूरा एग्जाम्पल दिया और कुछ नहीं है। इसके अंदर आपको एक पूरा ह्यूमन रेस्पिरेटरी सिस्टम को देखिए कौन कौन से हमारे इसमें बॉडी पार्ट्स आते हैं वो आपको याद रखना है। नाउ नेक्स्ट वन इज, देखिए पूरा एक्टिविटी 10.4 है, 10.5 बताया गया है कि जब इनहेलेशन क्या आता है, मतलब जब एयर नीचे आता है तो देखिए जो रिब्स है हमारा वो बाहर की तरफ, अगर आप खुद भी प्रैक्टिस कर सकते हो, जब सांस को आप अंदर लीजिए तो आपको खुद ही पता चलेगा कि जो आपका रिब्स है वो बाहर की तरफ जाएगा और डायफ्राम नीचे की तरफ जाता है, तो इसीलिए एयर अंदर आता है। और जब एयर एक्सेल करोगे तो जो हमारा रिब्स वो वापस अंदर की तरफ आ जाएगा और जो डायफ्राम है वो बाहर की तरफ जाता है, तो वो एयर बाहर निकल जाता है। तो यही है पूरा हमारा। अब यहाँ पे एक और एक्टिविटी दी, आप चाहो तो ड्यूरिंग इनहेलेशन और ड्यूरिंग एक्सहेलेशन दोनों में आप अपना साइज ऑफ चेस्ट मेजर करोगे तो आपको खुद ही पता चल जाएगा कि जब आप इनहेलेशन करते हो तो चेस्ट का साइज कितना होता है और ड्यूरिंग एक्सहेलेशन कितना होता है।
ना अब जो आगे का जो टॉपिक है कि व्हाट डू वी ब्रीथ आउट, मतलब बाहर क्या निकालते हैं, तो स्टूडेंट ये हम नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे। तब तक आप इस वीडियो के यहाँ तक पढ़िए और नेक्स्ट वीडियो का वेट करिए। थैंक यू।